दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेषराज भाई। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी भाइयों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनामिक मद्यपी ऑनलाइन मीटिंग का आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और दोस्तों, जो टॉपिक रखा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे सोब्राइटी के लिए, ईगो डिप्लेशन थ्रू एए। दोस्तों, लगभग 15 साल का शराबी जीवन भोगकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया था और पहली बार इस ए की मीटिंग में ही मुझे पता चला दोस्तों कि मैं किसी लत या आदत का शिकार नहीं हूँ। मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हूँ, अल्कोहलिज्म नाम की, कि वो सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे मन को, मेरी आत्मा, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी भावनाओं को भी लगी हुई है। मैं सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से ही बीमार नहीं हूँ, बल्कि मैं आध्यात्मिक रूप से भी बीमार हूँ। और इसीलिए सिर्फ शराब से दूर होना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। शराब से दूर होना तो सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अब अगर मैं फिर दोबारा शराब की तरफ में नहीं जाना चाहता, जिस दलदल से मैं निकला हूँ, जिन नरक यातनाओं से मैं मुक्त हुआ हूँ, फिर दोबारा अगर मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता, तो मुझे अल्कोहलिज्म नाम की इस पूरी बीमारी का ही इलाज करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ शराब बंद करने से शुरू होता है। शराब बंद करने भर से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती। और ये चीजें ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, एक लिटरेचर से धीरे धीरे दोस्तों मैं समझ पा रहा था। जब मैंने चौथे कदम में अपनी छानबीन की और पांचवें कदम में अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के सारी चीजें डिस्कस की, तो कहीं तो भी दोस्तों वो सारी चीजें खुल के सामने में आ गई कि कैसे अल्कोहलिज्म के दिनों में भी मैं कई बार शराब से दूर रहता। कहीं तो भी अपनी छानबीन के बाद ही मुझे पता चला दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद रोज कहीं न कहीं ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुनने को मिलती थी। एक लिटरेचर पढ़ने को भी मिलने लगा था और उन्हीं चीजों की वजह से कहीं तो भी ये चीजें धीरे धीरे सामने में आ रही थी कि मेरा प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल तो प्रॉब्लम है, मैं अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से जो फंस चुका हूँ और मेरा शराबीपन इस तरीके से हो चुका है कि मेरा मन भी बदल चुका है, मेरा शरीर भी बदल चुका है, और इसीलिए मैं एक ऐसा शराबी बन चुका हूँ कि जो कभी कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। शराब के मामले में कहीं तो भी मेरा जो रिएक्शन है वो पूरी तरीके से एबनॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा भी जो चीजें मुझे पता चली दोस्तों, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। कि सबसे पहले तो मैं अल्कोहलिक बना कैसे, अल्कोहलिज्म की तरफ जाने के वो कारण क्या थे, और फिर उसके बाद में अनगिनत सबक मुझे अल्कोहलिज्म के दौरान जब मिले तो मैं रुक नहीं क्यों पाया।
सब कुछ जानने के बाद में, अपने नजर से अपनी बर्बादियां देखने के बाद में, बदनामियां देखने के बाद में, मरते मरते बचने के बाद भी मैं क्यों बार बार शराब की तरफ में जा रहा था? तो उसके पीछे का कारण दोस्तों पता चला। दूसरी तरफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी मैंने अनगिनत लोगों को फिर दोबारा बार बार शराब की तरफ में जाते हुए देखा। कभी कोई इस कारण से, कभी कोई उस कारण से अच्छी खासी अपनी सोब्रिटी गंवा रहा था। बहुत सारे लोग शराब नहीं पी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों उनकी जिंदगी ऐसी कुछ बन चुकी थी जिसको बोला नहीं जा सकता था कि एक सात्विक जिंदगी वो जी रहे हैं। शराब से दूर होने के बाद में भी कई प्रकार की परेशानियों में, समस्याओं में फंसे हुए मैंने लोगों को पाया था। कई लोग सोब्रिटी में सुसाइड कर रहे थे। सोबर रहने के बावजूद भी दोस्तों, सोब्रिटी में भी अगर इंसान सुसाइड की तरफ जा रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, तो ये सीधी बात है दोस्तों कि ये सिर्फ अल्कोहल का प्रॉब्लम नहीं था। और इसीलिए जब दोस्तों मैंने गौर से ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग सुननी शुरू की, के लिटरेचर को ध्यान से मैंने पढ़ा, और तब जाके मुझे पता चला दोस्तों कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म। मद्य यानी मद्यपान नहीं है। अल्कोहल तो सिर्फ एक लक्षण है, जैसा हमारी बिग बुक में चैप्टर 5 में भी लिखा है कि अल्कोहल हमारे जो लिकर है सिर्फ एक सिम्टम है। असली जड़ कुछ और है, जो कि मेरा इज्म है, जिसकी ही वजह से दोस्तों मेरी जिंदगी में, मेरे घर में मैंने शराब की बर्बादियां देखने के बावजूद, मेरे बहुत ही बुरे हाल होने के बावजूद, एक पढ़ा लिखा इंसान होने के बावजूद मैं शराब की तरफ में गया। धीरे धीरे शराब बढ़ते चले गई। लोग मुझे समझाते गए, मैं मानने को तैयार नहीं। एक समय ऐसा आया कि मेरी बर्बादियां खुद मैं अपनी नजर से देख रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं। 2003 में मैं मरते मरते बचा। मुझे टीबी हो गई, एक पांव से हल्का लंगड़ापन आया, पूरा हड्डियों का मैं ढांचा बन गया था। लगभग मैं मरते मरते ही बचा था। लेकिन उसके बावजूद 11 महीने के बाद में जब मैं फिर दुरुस्त हुआ, काम धंधे पे लौटा, फिर एक बार शराब सामने में आई, और मरण शैया से उठने के बाद में भी, पूरा बदनाम बर्बाद होने के बाद में भी मैं हार मानने को तैयार नहीं। फिर दोबारा मेरी जिंदगी में 11 महीने के बाद में शराब आई। तो यही वो चीजें थी जो ए में आने के बाद में सब याद आई। दूसरों के अनुभव से, अपने अनुभव से ये जानने को मिला दोस्तों कि सिर्फ अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम नहीं है, और सिर्फ अल्कोहल बंद कर देने से मेरा सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। असली अगर कोई जड़ है, जो बीमारी है, तो वो है दोस्तों मेरा इज्म, मेरा मैंपन, मेरा सेल्फ, पर्सनालिटी के प्रॉब्लम। और इसीलिए डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ भी बिग बुक में बोलते हैं, डॉक्टर ओपिनियन में, कि मेरे जैसे शराबी का जब तक कंप्लीट साइकिक चेंज नहीं होता, यानी अंदर से आमूलाग्र, संपूर्ण आमूलाग्र परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, तब तक मेरे जैसा शराबी शराब से भी दूर नहीं हो पाता है, और उस दूरी को बरकरार भी नहीं रख सकता। मेरे पुराने तौर तरीके, मेरी पुरानी सोचने की पद्धति पूरी तरीके से कंप्लीटली जब तक बदलती नहीं, तब तक दोस्तों मेरे जैसा शराबी शराबीपन की इस भयानक दलदल से नहीं निकल सकता।
और क्या बदलना था। तो मेरे अंदर के बदलाव का जो केंद्र बिंदु था, जो आज मुझे लगता है कि वो यही था दोस्तों, मेरा अहंकार, मेरी अहंकारी प्रवृत्ति। एक ऐसा अल्कोहलिक की जो पूरी तरीके से ईगोइस्टिक, कूट के जिसमें घमंड भरा हुआ था, जो हार नहीं मान रहा था। तमाम बर्बादियों के बावजूद भी मैं अपनी वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहा था। उलट शराब की तरफ में लेके जाने वाला भी यही मेरा ईगो था, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैंने बताया कि घर में पिताजी का शराबीपन मैं देख चुका था, खराब हालत में देख चुका था, पढ़ा लिखा इंसान था। उसके बावजूद भी मेरे अहंकार ने ही दोस्तों मुझे शराब की तरफ में ले गया। मेरा अहंकार ही दोस्तों कहीं तो भी मुझे औरों के बारे में सोचने नहीं देता। जब हम अपने आप के ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के बारे में, अपने ही इर्द गिर्द सोचने वाले बन जाते हैं, जो कि बिग बुक में लिखा है कि हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्मकेंद्रितता ही दोस्तों बर्बादी की हमारी जड़ थी। तो मैंने शराब क्यों पिया? मैंने अपने मजे के लिए शराब पिया था। मेरा अहंकार बोलता था कि भाई मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, लोगों की बर्बादियां हुई है, अपनी नहीं होगी, क्योंकि आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं, लोग मुझे सलाह दे रहे हैं, मैं किसी का सम्मान नहीं कर रहा। तो आखिरकार ये जो मेरी पर्सनैलिटी थी, मेरी इस पर्सनैलिटी ने, मेरी सोच ने ही तो दोस्तों मुझे शराब की तरफ में ले गई। और मेरे अहंकार ने ही दोस्तों कहीं तो भी धीरे धीरे जो मेरी जिंदगी में बर्बादियां हो रही थी, बदनामियां हो रही थी, उसके बावजूद दोस्तों वो मुझे हार ही मानने नहीं दे रही थी, अपनी वास्तविकता को कबूल ही करने नहीं दे रही थी। मरते मरते बचने के बाद में भी मैं फिर बार बार शराब की तरफ ही जा रहा हूँ। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को जो बोला गया है कि ये सीधे जड़ पे काम करने वाला प्रोग्राम है, जड़ पे वार करने वाला। हमारे सारे 12 कदम बोले गए हैं दोस्तों ईगो डिफ्लेशन के कदम है। मेरे जैसे अहंकारी शराबी के अहंकार को एक एक कदम के द्वारा तोड़ा जाता है। हर एक कदम मेरे अंदर के घमंड को चकनाचूर करने का काम करता है और मेरे अंदर में सही मायने में एक ह्यूमिलिटी लाने की कोशिश करता है, विनम्रता लाने की कोशिश करता है। पहले ही कदम में मेरा घमंड टूटा दोस्तों, जब मुझे यहाँ बोला गया कि 100% हार मानना पड़ेगा। शराब के सामने में मैं पावरलेस हूँ, मैं शराब को हैंडल नहीं कर सकता, मैं शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकता। ये मेरे जैसे घमंडी बेवड़े के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, अपनी हार कबूल करना। और अगर अल्कोहल ने मुझे बेदम नहीं मारा होता, चारों खाने चित नहीं किया होता, जिंदगी के लाले नहीं पड़े होते, तो मैं एक ऐसा अल्कोहलिक हूँ दोस्तों कि मेरे पैर कब्र में लटके रहेंगे तो भी मैं अपनी हार नहीं मानता। मैं खुद भी ऐसा अल्कोहलिक था और मैंने ऐसे अनगिनत लोगों को देखा हो कि कंप्लीट बर्बादी हो चुकी है, मरने की कगार पे आ चुके हैं, घर दार मान सम्मान सब बर्बाद हो चुका है, मगर शराब को दोष नहीं दे रहे, शराब के सामने में हार नहीं मान रहे। और मेरा भी वही हाल था। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया तो मेरे पास में और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था दोस्तों कि मैं अपने बीते अनुभवों से, नए आने वाले भाइयों के अनुभवों से मैं इस बात को स्वीकार कर लूं। मेरे अपने खुद के अनुभव बता रहे थे कि मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। और ठीक वैसे ही जो मेरी जिंदगी में अस्त व्यस्तताएं हो चुकी है,
वो भी मैं ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं कर सकता। यदि दोस्तों मैंने पहला कदम पूरी तरीके से नहीं लिया होता, अपने घमंड को कहीं तो भी नहीं मैंने तोड़ने की कोशिश की होती, तो शायद आज मैं शराब से दूर भी नहीं हो पाता और आज मैं जिंदा भी नहीं होता। कई लोगों को हम देखते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी दोस्तों वो हार मानने को तैयार नहीं होते। कभी वो शराब के मामले में ये बात कबूल कर भी ले कि हाँ, हम कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकते यार, शराब प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी बर्बादी कबूल नहीं करते। और कुछ लोग अपनी जिंदगी की बर्बादियां कबूल कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मानने को तैयार नहीं होते कि अरे अपन कंट्रोल में नहीं पी सकते। तो इसीलिए बोला गया है दोस्तों कि जो पहला कदम है 100% सरेंडर का कदम है। और जब हम 100% पहले कदम से सरेंडर करते हैं, हमारा अहंकार टूटता है। सही मायने में हम शराब के मामले में सरेंडर नहीं कर रहे होते हैं। असल में दोस्तों वो हमारे अहंकार का, हमारे ईगो का सरेंडर होता है। वो हमारे ईगो के टूटने की शुरुआत है दोस्तों, पहला कदम। विनम्रता के साथ में आखिर हमको कबूल करना पड़ता है, हाँ, शराब तू बड़ी, मैं छोटा, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता, मैं शराब के मामले में लाचार हूँ, बेबस हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अस्त व्यस्त हो चुकी है और उसको मैं ठीक भी नहीं कर पा रहा हूँ। सही में दोस्तों, मेरी जिंदगी की अवस्था वैसी ही थी। शादी नहीं हुई थी, शादी होने के चांस नहीं थे, काम धंधा खराब हो चुका था, कोशिश कर रहा था, नहीं ठीक हो पा रहा था, घर के हाल खराब थे, आर्थिक स्थितियां खराब थी, कोशिश कर रहा था ठीक हो जाए, नहीं हो पा रही थी। लोगों ने काट के रख दिया था, सोशल बॉयकॉट झेल रहा था, नहीं था मेरे हाथ में कि वो सारे संबंध फिर से ठीक कर लेना। और इसीलिए दोस्तों, जब मैंने पहले कदम पे 100% सरेंडर किया, हार मानी, मेरा घमंड टूटना वहां से शुरू हुआ दोस्तों। आगे में मुझे साफ तौर पे बोला गया कि अगर तुम अल्कोहल से बचना चाहते हो, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। 15 साल मैंने कोशिशें की अपनी जिंदगी को ठीक करने की, अपने बलबूते पे शराब से दूर रहने की, शराब को कंट्रोल में पीने की, लेकिन नहीं हो पाया। और इसीलिए जब मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि यार नहीं, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, कुछ दिनों से वो एक का मैसेज मुझे दे रहा था, मैं उसको सुन रहा था, और जब मीटिंग चलने की बात होती थी तो वो बोल रहा था, अरे क्या मीटिंग जाना, यही बैठेंगे ना, यही बात करेंगे। तो मुझे मैसेज देने वाले दोस्त ने बोला ऐसा नहीं है, बोले आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। मेरे मीटिंग में आने का मतलब था दोस्तों, कहीं तो भी मैं अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे से नहीं होने वाला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आना और उसके बाद में निरंतर इस मीटिंग में आना, मुझे लगता है कि मैं दूसरे कदम को लेना मैंने शुरू कर दिया था। अपने से पावरफुल ताकत से भरोसा करना, विश्वास करना, क्योंकि मैं ये देख रहा था दूसरा कदम मेरी जिंदगी में कब उतरा मुझे भी पता नहीं चला। कब दूसरे कदम पे मेरा घमंड टूटा मुझे भी मालूम नहीं। कई बार एक जो कदम होते हैं हमको पता भी नहीं चलता और हम उनको लेना शुरू कर देते हैं, कभी जान के और कभी अनजाने में। दूसरा और तीसरा कदम मेरी जिंदगी में ऐसे ही प्रवेश कर गया दोस्तों। कब मेरी जिंदगी के हालातों ने मेरे घमंड को तोड़ के रख दिया कि तेरे से नहीं होने वाला, ना तू अपनी बदौलत शराब से दूर रह सकता है, ना अपनी बदौलत तू अपनी जिंदगी ठीक कर सकता है।
कहीं तो भी तुझे तेरे से पावरफुल ताकत को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वहां मेरा घमंड टूटा दोस्तों। जो मुझे लगता था कि सब कुछ अपने हाथ में है, अपन करेंगे तभी होगा, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई ताकत नहीं, सब अपने हाथ में होता है। लेकिन ए में आने के बाद में ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आई। मेरे पहले आए हुए लोग अपने अनुभव से बता रहे थे कि यहाँ मुजोरी नहीं चलेगी, यहाँ अकड़ नहीं चलेंगी, अगर अकड़े रहोगे तो टूट जाओगे। और दोस्तों, मरता क्या न करता, कई बार शुरू में हम लोग मजबूरी से ये स्टेप्स लेते हैं, हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आना और यहाँ रुकना, उसके सिवा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ये रास्ता अगर मुझे नहीं मिला होता तो आज मैं जिंदा ही नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर मैंने अपने से पावरफुल ताकत की कंसेप्ट को नहीं स्वीकार किया होता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अपना आखिरी पर्याय मान के यहाँ आना मैंने नहीं शुरू रखा होता, तो आज मैं कहीं का नहीं होता। तो कैसे दूसरे तीसरे कदम पे मेरा घमंड टूटा, मुझे भी नहीं पता चला। एक विनम्रता आई कि नहीं यार, ये दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक नहीं होने वाला। और अगर मैं मेरे से पावरफुल ताकत को स्वीकार करता हूँ, उस पे भरोसा रखता हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे पहले आए हुए लोगों का हुआ है और मैं देख रहा था कि मेरा भी हो रहा है। सवेरे शाम दारू के बारे में सोचने वाला इंसान, 24 घंटे दारू के इर्द गिर्द रहने वाली मानसिकता, दारू के विचार आने बंद हो गए। दारू के अड्डों की तरफ सुबह शाम भागने वाले कदम एक ही मीटिंग की तरफ में भागने लगे। जो जुनून, जो पागलपन शराब के मामले में मेरे अंदर में था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग अटेंड करने के बाद में वो जुनून और वो पागलपन दोस्तों एक ही मीटिंग के लिए पैदा हो गया। तमाम खराब परिस्थितियों में भी दारू पीने के विचार नहीं आ रहे थे। तो ये कैसे हो रहा था? कहीं तो भी मेरे से पावरफुल जो ताकत थी वो मेरी जिंदगी में काम कर रही थी, और अभी मेरा काम यही था कि उस ताकत को मेरी जिंदगी में काम करने देना। कैसे मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होते चले गया, पता भी नहीं चला दोस्तों। तो ये मिरेकल था जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, हमारे अंदर में विनम्रता आती है। जैसे ही मेरा घमंड टूटा कि ये दुनिया मैं चला रहा हूँ, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होगा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होगा, इस घमंड के टूटने के साथ ही दोस्तों एक हम्बलनेस मेरे अंदर में आया कि नहीं, दुनिया मैं नहीं चला रहा, सब कुछ मेरे मन के हिसाब से नहीं होगा, मेरी जिंदगी में अपनी बदौलत ठीक नहीं कर सकता। और इसीलिए अब अगर मुझे दुख और तनाव से बचना है, डर से आजाद होना है, तो मेरी समझ के ईश्वर पे पूरी तरीके से श्रद्धा रखनी पड़ेगी, अपना मन और जीवन उसके हवाले करना पड़ेगा। और जब मैं विनम्रता के साथ में ये चीजें कबूल किया दोस्तों, तो मेरी जिंदगी और आसान हो गई। मुझे शराब से दूरी के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही थी। अब थोड़ा सा रिलैक्स में हो रहा था। लेकिन उसके बाद में मुझे यहाँ पता चला दोस्तों कि जैसा चैप्टर 5 में लिखा है बिग बुक में कि अल्कोहल सिर्फ एक सिंबल, एक सिम्टम है, एक लक्षण है। हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बाधा बनने वाली जो चीजें हैं, जो ब्लॉक करने वाली जो चीजें हैं, कहीं तो भी उन पर हमको काम करना जरूरी है। जिस अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, वो बिल्कुल एक सूक्ष्म शत्रु है मेरा। वो मेरी पर्सनालिटी में दुबका बैठा हुआ है, और वो कब जाग जाएगा ईगो के तौर पे,
कैसे अलग अलग ईगो के रूप लेकर वो आएगा पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मुझे उन कारणों और उन परिस्थितियों का पता करना पड़ेगा कि जिनकी वजह से मैं शराबी बना और मैं फिर दोबारा शराब में फंस सकता हूं। और इसीलिए दोस्तों चौथे कदम में मुझे हाउस क्लीनिंग प्रोसेस के लिए बोला गया। अपनी छानबीन करना, अपना नैतिक लेखा जोखा लिखना। जिस चीज से दोस्तों मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ, पूरी तरीके से एक सेल्फ विल रन राइट वाली जिंदगी, मनमानी भरी। जो भी अपन करते हैं बॉस बिल्कुल सही करते हैं, अपने हाथ से कोई गलत हो ही नहीं सकता। एक अक्खड़ किस्म का इंसान, एरोगेंट। किसी ने सलाह दी तो ये क्या सलाह देंगे, अपने को तो सब मालूम है, अपन तो लोगों को सलाह देते हैं। तो ऐसा इंसान जो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसको ये गुमान है कि वो जो भी करता है सब सही करता है, जो भी सोचता है सब सही होता है, उसको अपना आत्म परीक्षण करने की, अपनी इन्वेंटरी लेने की क्या गरज महसूस होगी। लेकिन जब मुझे यहाँ मेरे पहले आए हुए लोगों ने बताया कि अपनी शराब की दूरी पे इतराओ मत, ये जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी है ये कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली, शक्तिशाली। ये कब तुम्हारी विकेट ले लेंगी पता भी नहीं चलेगा। और वो मैं देख रहा था दोस्तों, ये में आने के बाद मेरे पहले आए हुए, मेरे बाद में आए हुए, मेरे साथ में आए हुए लोग अलग अलग कारणों से शराब की तरफ जा रहे थे। और मैं फिर दोबारा उस दलदल में नहीं जाना चाहता था। आखिरकार दोस्तों 4 साल के बाद में मैंने स्पॉन्सर बनाया। इस दिन इनिशियल स्पॉन्सर थे, लेकिन स्टेप्स के लिए मैंने फिर से एक रेगुलर स्पॉन्सर बनाया। और जब मैंने अपनी चौथे कदम पे छानबीन की, सारा कच्चा चिट्ठा अपना लिखा, तो देखा दोस्तों कि मेरा असली स्वरूप सामने में आ गया था। कैसे मैं डुअल पर्सनालिटी का इंसान था, दोहरा व्यक्तिमत्व। लोगों को कुछ दिखा रहा था और अंदर से मैं कुछ और था। सारे मेरे जो बुरे कर्म सामने में आ गए थे, कैसे मैं चरित्र के दोषों से भरा हुआ हूँ, उसका सारा कच्चा चिट्ठा सामने में आ गया था। लोगों को ये बताते बताते कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पाक साफ पवित्र हूँ, मेरे में कोई बुराइयां नहीं है, मैंने खुद भी वो मानना शुरू कर दिया था कि हाँ यार मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी छानबीन की चौथे कदम में, वहां मेरा घमंड टूटा कि मैं तो अंदर से बहुत ही बर्बर और एक अपवित्र इंसान, कई प्रकार की गलत कामों को कर आया हूँ, कई प्रकार की घिनौनी सोचों से ग्रसित इंसान। वहां मेरी अपनी प्रतिमा खुद टूटी दोस्तों। और जब हम चौथा कदम लिखने के बाद खुद ही उसको पढ़ते हैं और अपने आप से हमारा आमना सामना होता है, तो दूसरों को ब्लेमिंग करना कहीं तो भी बंद हो जाता है। क्योंकि अब हम देखते हैं, अरे हम खुद ही तो पूरे काले पीले पड़े हुए हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते आए थे। और उसके बाद में 5वें कदम पे मेरे घमंड को और बहुत लंबी छोड़ गिरी। 5वां कदम दोस्तों मेरे ईगो डिफ्लेशन में एक सबसे बड़ा मुझ पर आघात करने वाला कदम था। चौथे कदम की छानबीन मेरी अपनी छानबीन थी, मैं अपने आप के बारे में जान रहा था। लेकिन 5वां कदम मेरी जिंदगी का एक ऐसा कदम था जिसने मेरा बचा खुचा घमंड भी एक झटके में तोड़ के रख दिया था। इतनी हिम्मत मेरे में नहीं हो पा रही थी दोस्तों कि मैं अपना कच्चा चिट्ठा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में साझा करूं। एक प्रकार से मेरा डर मुझे खींच रहा था कि नहीं यार, कोई करने की आवश्यकता नहीं, दारू से तो दूर है ना अपन, क्या ये लगा कर रख दिया इन्होंने। अपनी छानबीन करो, जो बातें मैंने सारी दुनिया से छुपा कर रखी है वो अब अन्य व्यक्ति को बताओ।
और कैसे भरोसा कर ले कि वो इंसान जिसको मैं ये सब कुछ बताऊंगा अपने ही पास रखेगा। कभी इधर उधर कर दिया उसने तो फिर क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो बोलते हैं कि 5वें कदम पे मेरा घमंड टूटना बहुत जरूरी होता है। यदि मैं 5वें कदम से कन्नी काटता हूं तो देर सवेर मैं अपनी सोबराइटी को भी गवा सकता हूं। हाउस क्लीनिंग प्रक्रिया बोली गई है, घर की सफाई। और अगर ये सफाई ठीक तरीके से नहीं हुई, अंदर से जो बोझ मेरा जो अंदर का जो कचरा भरा हुआ है ठीक तरीके से साफ नहीं हुआ, मेरा घमंड पूरी तरीके से नहीं अच्छे तरीके से रुका, तो कहीं तो भी दोस्तों मैं फिर मुश्किल में आने वाला हूं। मेरा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है ये समझने के लिए मुझे अन्य व्यक्ति से बात करना ही पड़ता है। अपनी गलतियों को अपने आप से कबूल करना, भगवान के सामने में कबूल करना आसान चीज है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति के सामने में अपना सारा कच्चा चिट्ठा रखना हमारे घमंड को जितनी चोट इस कदम से पड़ती है दोस्तों, उतनी और किसी से नहीं पड़ती। लेकिन 5वें कदम के बाद में जो अनुभव हम आते हैं दोस्तों, वो अद्वितीय है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात ये करती है, आध्यात्मिक अनुभव की बात, जो एक एक कदम के बाद में हम अनुभव कर सकते हैं। जब हम कदमों को लेते हैं, ये आध्यात्मिक अनुभव हम लेते हैं। 5वें कदम में वही अनुभव मैंने लिया कि सालों का जो बोझ था, जो आत्मग्लानि थी, वो सब दोस्तों कहीं तो भी उतर गई। जब पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ में शेयर किया, अंदर से ऐसा रिलैक्स हो गया मैं, एक अंदर से एक पीस ऑफ माइंड बढ़ गया मेरा। ऐसा लगा कि नहीं, मैं अब शांत हो गया, अब मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि सालों से जो मैंने दबा कर रखा था, कई जो राज छुपा कर रखे थे, उसका सारा बोझ अब बेपर्दा हो गया, वो सारा बोझ उतर गया, सारा कचरा साफ हो गया। और उसके बाद 6वें 7वें कदम में जो भी मैंने अपनी छानबीन के दौरान अपने चरित्र के दोषों को समझा, जाना, उन पर काम करने के लिए तैयार होना। हमारे दोषों से दोस्तों हमको कहीं तो भी प्यार होता है, आसानी से हम उनको छोड़ना नहीं चाहते। क्या होता है, कभी कभार थोड़े 2 नंबर के काम कर लिए, क्या होता है अगर कोई आगे से सिग्नल दे रहा है तो थोड़ा अफेयर कर लिए, घर वाले भी संभाल लेंगे, बाहर वाले भी संभाल लेंगे, थोड़ा मजा ले लिए तो क्या बिगड़ता है। क्या होता है, मैं थोड़ा सा लोगों पे चिढ़ जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है, डांट देता हूँ, गालियां दे देता हूँ, ये तो साधारण बातें हैं, चलती है। क्या होता है, किसी के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं, निंदा चुगली, ये तो सभी लोग करते हैं, तो मैं भी करता हूँ, गॉसिपिंग। तो ऐसी अनगिनत जो हमारी कमजोरियां है दोस्तों, चरित्र के जो दोष है, उनको हम जस्टिफाई करते रहते हैं। लेकिन 6वां कदम दोस्तों सही मायने में मुझे और हम्बल बनाता है। 6वां कदम, 7वां कदम, कि जिसमें मैं अपने चरित्र के दोषों की भयानकता को समझता हूं कि ये मेरे जो चरित्र के दोष और स्वभाव की जो कमजोरियां है, मेरे लिए इतनी घातक है कि कभी भी मेरी सोब्राइटी को नुकसान पहुंचा सकती है, और इनके साथ में जीना मेरे लिए आसान नहीं है। कहीं तो भी मैं भगवान के सामने में प्रार्थना करता हूँ कि मैं भगवान, मैं तैयार हूँ, अपने चरित्र के दोषों को निकालने के लिए मुझे मदद कर। 6वां कदम जहां मेरी तैयारी का है, तो 7वां कदम पूरी तरीके से भगवान के सामने में सरेंडर होने का है। 7वें कदम को विनम्रता का कदम बोला गया है, कि जहां मैं अपनी वास्तविकता स्वीकार करता हूं दोस्तों, कि जैसे मैं शराब के मामले में कमजोर था, अपनी जिंदगी से शराब को अपने बलबूते पे दूर नहीं कर सकता था, तो वैसे ही मेरे जो चरित्र के दोष है, जो स्वभाव की कमजोरियां है, उनको ठीक करना भी मेरे हाथ में नहीं है। होता यह है दोस्तों कि अल्कोहल के मामले में भी हम मुझोर थे,
घमंडी थे, अपन कभी भी बंद कर देंगे बॉस, कभी भी छोड़ देंगे, अपने हाथ में है, अपने बाएं हाथ का खेल है। लेकिन उस मामले में भी हम कुछ नहीं कर पाए। ए में आने के बाद में, दारू से दूर होने के बाद भी कई प्रकार के और घमंड के शिकार हम हो जाते हैं। सोब्राइटी का घमंड आ जाता है, ए के प्रोग्राम को जान लेने का घमंड आ जाता है, ए में सेवा का घमंड हो जाता है। हम तो सोबर हो रही है, लोगों को भी सोबर कर रहे बॉस। अपन तो जिसको मैसेज देते हैं वो सोबर ही हो जाता है। और ये जो नया अहंकार हमारे अंदर में पैदा होता है, सोब्राइटी का अहंकार, कहीं तो भी ये हमको रिकवरी के रास्ते से भटका देता है। एक समय के बाद में हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम फिर अपनी दुनिया के भगवान बनना शुरू हो जाते हैं। क्या गरज है अब प्रार्थना करने की? चरित्र के दोषों के मामले में भगवान से प्रार्थना करो। अरे ये तो अपने हाथ में है, अपन ये निपट लेंगे। दारू से नहीं लड़ पाए, लेकिन अपने जो दोष है अपन उनको कभी भी ठीक कर देंगे बॉस। और सबसे बड़ी बात तो हम अपने दोषों को जानते ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं करते। हमको दूसरे लोग दिखते हैं, सामने वाले को हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। अरे ये तो घमंडी है, ये तो सेक्स का कीड़ा है, अरे ये तो लालची इंसान है, ये तो 2 नंबर के काम में फंसा है, ये तो गॉसिपिंग करता है, ये तो जलन वाला जलनखोर इंसान है, ये तो खुन्नस पालने वाला इंसान है। तो हम सब लोगों की ही इन्वेंट्री लेते रहते हैं। हमारे अपने चरित्र के दोषों पे हम नजर रखना या ध्यान देना भूल जाते हैं, और वही हम गलती कर बैठते हैं। यही हमारे चरित्र के दोष, स्वभाव की कमजोरियां कब फिर से हम पे हावी हो जाती है पता भी नहीं चलता, और फिर हम कई प्रकार की तकलीफों में फंस जाते हैं। शराब तो बहुत बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले ये चीजें अगर हम कर रहे हैं ए में आने के बाद भी, तो कई प्रकार की परेशानियों में हम घिर जाते हैं दोस्तों। और जब हम परेशानियों में घिरते हैं तब हमको प्रोग्राम की याद आती है, ऐसे याद नहीं आती। जो थोड़ी बहुत सफलताएं मिलती है उसी में हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब हम तकलीफ में फंसते हैं फिर हमको प्रोग्राम की ओर लौटना पड़ता है कि हमारे चरित्र के दोष, हमारी कमजोरियां कितनी घातक हो सकती है। ए में आने के बाद में कई लोग इजी मनी के चक्कर में सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, फिर दारू की तरफ गए हैं। अनैतिक संबंध, बहुत ज्यादा काम वासना से पीड़ित होना, इस वजह से भी लोगों ने सोब्राइटियां गवाई है। थोड़ी देर का जो गुस्सा है, हमारे अंदर की खुन्नस है, वो हमें दारू पिला सकती है। हमारा घमंड कि अभी तो बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, क्या मीटिंग करना, चलो आज के दिन पी लेते हैं, कल से फिर बंद कर देंगे। ये जो मेरे स्वभाव के चरित्र के जो दोष है, कई लोगों की इन्होंने सोब्राइटी छीन ली है, और कई लोग दोस्तों अपनी जान गंवा चुके हैं। इसीलिए 7वें कदम पे फिर मेरा घमंड टूटता है, जब मैं देखता हूँ कि मेरे चरित्र के दोषों को अपनी बदौलत निकालना भी मेरे हाथ में नहीं है। विनम्रता के साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, ये मेरे चरित्र के दोष, मेरे स्वभाव की कमजोरियां निकालना मेरे हाथ में नहीं है। तू ही वो ताकत है, तू ही वो सर्वशक्तिमान है कि जो मेरे अंदर के ये डिफेक्ट्स निकाल सकता है। जैसे दारू के लिए हमने प्रार्थना की, वैसे ही दोस्तों अपने चरित्र के दोषों के लिए भी हमको प्रार्थना करनी पड़ती है। 8वें 9वें कदम पे हमारा घमंड टूटता है दोस्तों, जब हमने जिन जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया था। हेलो 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 हेलो।
हाँ, वो शायद बार बार फोन आ रहे हैं किसी के, उससे नेटवर्क चले जा रहा है मेरा। ओके चेचा भाई, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, आज दिवाली का दिन है ना, काफी लोगों के फोन आते हैं ना। हाँ, तो दोस्तों 8वें 9वें कदम पे हमारा घमंड टूटता है जब दोस्तों जिन जिन को हमने नुकसान पहुंचाया था, किसी की आर्थिक हानि हमने की थी, किसी की भावनाओं को हमने चोट पहुंचाया था, किसी के दिलों को हमने दुखाया था, 8वां कदम बोलता है कि उन सब की लिस्ट बनाओ। और जब लिस्ट बनती है दोस्तों, तो फिर मेरा स्वरूप सामने आ जाता है कि मैं जो अपने आप को पाक साफ समझता था और मुझे लगता था कि दारू पी के तो मैंने अपनी ही बर्बादी की है, मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस कदम के बाद में दोस्तों मुझे मेरी अपने बारे में पता चलता है कि मैं कैसे लोगों को सता के आया हूँ, कैसे लोगों को खून के आंसू रुला के आया हूँ। फिर एक बार मेरे अहंकार को चोट पहुंचती है कि अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत पाक साफ समझने की आवश्यकता नहीं है। ए में जब मैं आया था तब मुझे भी लगता था कि मैं तो किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने सिर्फ दारू पी के अपना ही नुकसान किया। लेकिन चौथे कदम की छानबीन के दौरान ही दोस्तों वो सब सामने में आना शुरू हो गया था। कैसे कैसे लोगों को मैंने दुखाया, कैसे कैसे लोगों का नुकसान मैंने किया, किसी का आर्थिक नुकसान किया, किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाया। वो सब जब याद आता है, जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो दोस्तों और हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। 9वें कदम में सीधे अमेंड करने की बात है, सीधी भरपाई। जिनका भी आपने नुकसान किया है उनको सामने जाकर माफी मांगना। कई लोगों को हम गलतियां करने के बाद में भी माफ करने के मूड में नहीं होते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है मैंने तो इनको नुकसान पहुंचाया हूं, लेकिन इन्होंने भी मेरा नुकसान किया है, ये ज्यादा जिम्मेदार है, तो मैं कैसे इनको माफी मांगू। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम बोलता है कि सबसे पहले तो माफ करना सीखो। जैसे आप आध्यात्मिक रूप से बीमार हो, तो वैसे ही बाकी के लोग भी आध्यात्मिक रूप से बीमार हो सकते हैं। और जब हम अपनी छानबीन के और गहरे तल पे जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जिन्होंने हमारा नुकसान किया था, उसके पीछे भी हम ही कारण थे। हमने ही कहीं तो भी उनको सताया था, परेशान किया था, अपने स्वार्थीपन की वजह से, अपने अलग तौर तरीकों की वजह से। तो 9वां कदम दोस्तों माफ करना और माफी मांगने का प्रोग्राम है। इतना आसान नहीं है। मेरा अहंकार बोलता है अरे किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, कोई जाने की जरूरत नहीं है, माफी मांगो, माफ करो, अभी दारू से दूर रहना, अपन सब तो ठीक चल रहा है, काम धंधा ठीक हो गया है, मान सम्मान फिर से आ गया है, घरदार सब ठीक है। लेकिन दोस्तों सही मायने में अगर मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता हूँ, जो प्रोमिसेस अल्कोहलिक्स एनोनिमस 9वें कदम के बात करती है, उन प्रोमिसेस को अगर अपनी जिंदगी में मैं पाना चाहता हूँ, तो मुझे इन कदमों को करना ही पड़ता है। और 9वें कदम में जब हम सीधे लोगों से मिलके उनकी भरपाइयां करते हैं, जहां हो सके माफी मांगते हैं, जहां हो सके माफ करते हैं, वो भी मेरे अहंकार को बहुत ही कम और नम करने वाली चीज है। वहां भी एक हम्बलनेस हमारे अंदर आता है, एक विनम्रता आती है, लोगों के प्रति हमारा एटीट्यूड बदलता है कि नहीं यार, लोग ही दोषी नहीं है, मैं भी दोषी हूँ। देखो मैंने कितना लोगों को सताया, कितना मैंने रुलाया, कितने खून के आंसू रुलाया लोगों को। और ये चीज दोस्तों जब हम अंदर से अनुभव करते हैं, तो लोगों के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना बढ़ती है, हम और जिम्मेदार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों आगे 10वां, 11वां और 12वां, ये जो 3 कदम है आखिरी के, ये मेंटेनेंस ऑफ सोब्रिटी के कदम है। 1 से लेके 9 कदम तक जो भी हमने सीखा, उन सारे कदमों को डे टू डे बेसिस पे, एक दिन के आधार पे हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। चौथे कदम में 10 हमने जो सीखा,
कि अपनी छानबीन करना, तो वही प्रक्रिया दोस्तों 10वें कदम में हमको रोज के रोज करनी पड़ती है। रोज हमारा ईगो टूटता है 10वें कदम में। जो 10वां कदम बोलता है कि हमने अपनी छानबीन जारी रखी, जहां भी हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम गलत है, फौरन हमने तुरंत स्वीकार कर लिया। इतनी आसान बात नहीं है दोस्तों। हम तो सेल्फ जस्टिफिकेशन देने वाले लोग हैं। इतनी जल्दी कहाँ हार मानते हैं हम लोग, इतनी जल्दी कहाँ अपनी गलती कबूल करते हैं। लेकिन अगर हम चौथे कदम में हमने काम नहीं किया है तो हम 10वां कदम भी ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पहले के कदम पहले और बाद के कदम बाद में है। अगर हम पहले के कदम ठीक तरीके से लिए हैं तो 10वें कदम पे भी हमारा काम ठीक से होता है। तुरंत छानबीन करना, हमेशा अपने ऊपर नजर रखना डे टू डे लाइफ में, और अगर जरा भी लगा कि हाँ गलती हुई है तो उसको कबूल करना। इससे हमारे अहंकार में कमी आती है। हम तो एटीट्यूड वाले लोग हैं, एरोगेंट लोग हैं। गलती अगर हो भी गई, हाँ मेरी गलती है क्या, सड़क पे चल रहे जानबूझ के किसी को टक्कर मार रहे, हमारी गलती भी हो गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं। बेफिजूल में घर के लोगों पे चिल्ला रहे, और बाद में पता चलता है कि घर के लोगों की कोई गलती ही नहीं थी, ये तो मैं ही खुद भड़क गया था, पर गलती मानने को तैयार ही नहीं। ए में भी काम करते वक्त वन मैन शो, मेरे हिसाब से चलो, किसी को भी कुछ बोल देना, सोचे समझे कुछ भी निर्णय ले लेना, और गलतियां अगर हुई तो मानने को भी तैयार नहीं। तो डे टू डे लाइफ में जब हम अपनी छानबीन करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वहां मेरा अहंकार टूटता है दोस्तों। कदम कदम पे अहंकार टूटता है। हम भरपाई करने के लिए तैयार होते हैं, ये हमारा हम्बलनेस है। जब तक मैं अपनी गलती ही नहीं मानूंगा तो मैं भरपाई करने के लिए तैयार होऊंगा कैसे। तो 10वां कदम एक ऐसा कदम है कि जो रोज मेरे अहंकार को तोड़ने का और कम करने का काम कर रहा है। 11वें कदम में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, कि मैं अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से नहीं चला सकता, वो पावर मेरे अंदर में नहीं है, तो भगवान मुझे मार्गदर्शन दे, गाइड कर। अपने भगवान से सचेत संबंध बनाना, थोड़ी देर के लिए सही ईश्वर के निकट जाना, उससे गाइडेंस मांगना कि भगवान मेरी जिंदगी मैं ठीक से नहीं चला पा रहा हूं और मैं नहीं चला पाऊंगा, मुझे तेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरी जिंदगी में आज जो भी असमंजस की स्थिति है, जो भी परेशानी है, मुझे उसके उत्तर नहीं मिल रहे, तो तेरी इसमें क्या इच्छा है, ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करना, उसके मुताबिक जीने की कोशिश करना। फोकसिंग एंड लिसनिंग 2 दिन पहले का थॉट था। अपने ध्यान को केंद्रित करना, मेडिटेशन करके भगवान क्या बोलना चाहता है उसको सुनने की कोशिश करना। ये सुनने को अजीब लगते हैं दोस्तों, लेकिन ये प्रोग्राम प्रैक्टिस का प्रोग्राम है। जब हम ऊपर प्रोग्राम लेने के बजाय डीपली इस प्रोग्राम पे जाकर इसको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, 24 घंटे में अगर थोड़ा बहुत भी वक्त अगर हम प्रेयर और मेडिटेशन के लिए निकालते हैं तो हमारी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। लगातार हमारे अहंकार को कम करने में और स्पिरिचुअली ग्रोथ करने में 11वां कदम बहुत मदद करता है। कि जब हम अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने की बजाय ईश्वर से मार्गदर्शन लेना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ईश्वर की क्या इच्छा है आज मेरी जिंदगी में, उसके मुताबिक हम जीने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हम और हम्बल हो जाते हैं और विनम्र हो जाते हैं कि मैं अपनी बदौलत अपनी जिंदगी में सही निर्णय नहीं ले पाऊंगा, अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से नहीं चला पाऊंगा, तो भगवान मुझे मार्गदर्शन दे, मेरी मदद कर, गाइडेंस कर। ये मेरे अहंकार को कम करने वाला और मेरी आध्यात्मिक प्रगति करने वाला कदम है। 12वें कदम पे हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। जब हम दोस्तों एक पीड़ित शराबी को मैसेज कैरी करने के लिए जाते हैं, तो इससे बड़ा तो और कोई मेरे अहंकार को तोड़ने वाला काम ही नहीं है दोस्तों।
जब एक नए अल्कोहलिक को मैसेज देने के लिए हम जाते हैं तो हमारा पहला दिन हमको याद आता है दोस्तों। जो ए में काम करते वक्त शराब की दूरी से जो कुछ भी घमंड हमारे अंदर में पैदा हुआ है, सोब्राइटी का अहंकार, सेवा का अहंकार, सब कुछ जान लेने का अहंकार, और हमको अगर ऐसा लगने लगा है कि हम तो अभी आध्यात्मिक रूप से पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, एक अच्छा ही शब्द है उसके लिए, सोब्राइट, स्पिरिचुअली हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। और हमको कभी कभी ऐसा भी लगने लग जाता है कि अब तो अभी कभी हम शराब की तरफ जा ही नहीं पाएंगे बॉस, हमने अल्कोहलिज्म के विजय पा ली। लेकिन जब हम दोस्तों एक नए अल्कोहलिक को मिलते हैं तो उसकी अवस्था देख के हमारा सारा ईगो धराशायी हो जाता है। हमारा पहला दिन हमको याद आता है कि ऐसा ही था मैं। ये जो 10 साल, 20 साल, 50 साल जो है वो उस पर घमंड करने की कोई वजह नहीं है। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। ये जो आज नया व्यक्ति मैं देख रहा हूँ, कांपता हुआ, परेशान, पूरी तरीके से डरा हुआ, बर्बाद, तो ये मेरी कल की ही स्थिति थी। अगर मैंने अपने अहंकार को नहीं त्यागा, अपने झूठे अहंकार में अगर मैं पड़े रहा, तो इस व्यक्ति की अवस्था में आने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक नए अल्कोहलिक के और मेरे में सिर्फ दारू की गिलास में एक ही हाथ का अंतर है। और उस जिस नया अल्कोहलिक का जो पहला दिन होता है, उसकी अवस्था में आने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लग सकता है। अगर मैंने अपने अहंकार को कहीं तो भी कम नहीं किया, उसको डिप्लेट करने की मैंने इन कदमों के माध्यम से कोशिश नहीं की, तो हमेशा मुझे मेरा पहला दिन याद रखना पड़ता है कि मैं क्या था। वो मुझे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और जब हम नए अल्कोहलिक को जब मैसेज देने जाते हैं, या एक नया अल्कोहलिक जब हमारे सामने में आता है, तो उसकी अवस्था देख के दोस्तों सारा घमंड हमारा फुर्र हो जाता है और कहीं तो भी हम जमीन पे आते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये जो सारे सिद्धांत है दोस्तों, ए में प्रैक्टिस करना आसान है, क्योंकि ए में हम ज्यादा समय नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे के लिए हम रहते हैं। लेकिन हमारी असली परीक्षा जो है दोस्तों, वो होती है हमारी जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में। हमारा घर, पास पड़ोस, काम धंधा, रिश्तेदारी, समाज, यहाँ दोस्तों हमारी असली परीक्षा होती है। कैसे लोगों से तालमेल बनाए रखना, कैसे लोगों से प्रेम मोहब्बत से बात करना, कैसे अपना स्वार्थ पीछे रखकर काम करना। और समय समय पे दोस्तों ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग हमारे सामने में आते हैं कि जो कहीं तो भी हमारे ईगो को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हमने 1 से लेके 11 कदमों पे ठीक तरीके से काम किया है, तो 12वें कदम में इन सारे तत्वों को प्रैक्टिस करने के लिए हमको दिक्कत नहीं जाती। समय समय पे जब हम लोगों के बीच में काम करते हैं, घर में, काम धंधे पे, पड़ोस में, हमारे अहंकार को परेशान करने वाली चीजें होती रहती है। हमारा अहंकार टूटते रहता है। और दोस्तों जब इन कदमों को हम अपनी जिंदगी में भी प्रैक्टिस करते हैं पूरी तरीके से विनम्रता के साथ में, तब जाके दोस्तों सही मायने में हमारी जिंदगी एक सफल जिंदगी और एक खुशनुमा जिंदगी हम बोल सकते हैं। तो लगातार मेरे जैसे अल्कोहलिक को दोस्तों अपने ईगो को डिप्लेट करते रहना पड़ता है। हमारा ईगो कभी जाता नहीं, वो नए नए रूप बदल के लेके आता है। पहले मेरे से मैं जितनी शराब पीता हूँ बॉस, अपने जैसी तो कोई शराब नहीं पीता। इतनी पीते हिलते तक नहीं, यानी दारू पीने का घमंड था। मगर अब ए में आने के बाद में सोब्राइटी का अहंकार हमको आ सकता है। और हर तरीके का अहंकार दोस्तों मेरे जैसे शराबी के लिए घातक होता है। और इसीलिए
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये सारा 12 कदमों का प्रोग्राम ही दोस्तों ईगो डिफ्लेशन यानी मेरे अहंकार की हवा निकालने वाला प्रोग्राम बोला गया है। मेरे जैसा अल्कोहलिक जितना विनम्र रहेगा, जितना जिंदगी में ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करेगा, उतना ही अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से वो अपने आप को सुरक्षित रखेगा। और जैसे ही उसने अपने ईगो को बढ़ने दिया कि समझ लीजिए कि वो कब खतरे में पड़ने वाला है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं, अपनी मनमानी करने के बजाय ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीते हैं, एक प्रोग्राम को अगर प्रैक्टिस करते हैं, डे टू डे लाइफ में अपने अहंकार पे नजर रखते हैं, विनम्रता जिंदगी में बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों हम और हमारी सोब्राइटी सुरक्षित रह सकती है और हम तमाम बाकी जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेकर अच्छे रिलेशनशिप रखकर जी सकते हैं और इस जिंदगी का मजा ले सकते हैं। थैंक यू।